पिछली क्लास में हम लोग सम ऑफ रैंडम वेरिएबल से स्टार्ट कर रहे थे और वहां हम लोग ने देखा था कि अगर हम लोग दो रैंडम वेरिएबल को का सम लेते हैं सच दैट z is a random variable which is sum of x and y, then the pdf for z will be the convolution of pdf of x and the pdf of y। और इसी तरह से अगर हमारे पास दो से ज्यादा रैंडम वेरिएबल्स होते हैं तो फिर हम क्या करते हैं कि हम सारे रैंडम वेरिएबल्स का हम इस तरह से कन्वोल्यूशन लेते चले जाते हैं। अब यहाँ पर हम आपको कुछ चीजें बता देते हैं। कन्वोल्यूशन होपफुली आप पढ़कर आए होंगे। कुछ ट्रिक्स मैं बता देता हूँ, कुछ टिप्स कन्वोल्यूशन के अंदर। मैं मान के चल रहा हूँ कि कन्वोल्यूशनल इंटीग्रल निकालने का एग्जैक्ट प्रोसेस आपको मालूम है, ठीक है। कुछ खास बातें ये होती हैं, कुछ जैसे कुछ फंक्शंस आपको मालूम होगा। डेल्टा टी, ये क्या होता है? अब टी मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हम जो है टाइम डोमेन में ये सारे फंक्शंस आपने पढ़े होंगे। यहाँ जब हम लिखेंगे तो ऑब्वियसली डेल्टा एक्स लिखेंगे या डेल्टा वाई लिखेंगे, ठीक है, या डेल्टा जेड लिखेंगे। लेकिन यहाँ मैंने डेल्टा टी इसलिए लिखा है कि सिग्नल सिस्टम्स के अंदर आपने डेल्टा टी लिखा होगा, इसको आप कहते हैं यूनिट इंपल्स फंक्शन। यूनिट इंपल्स फंक्शन, ठीक है। उसके बाद आपने यूटी देखा होगा। यूटी क्या कहते हैं हम लोग? यूनिट स्टेप फंक्शन, ठीक है। यूटी को कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग? यूटी इज इक्वल टू 1 फॉर टी ग्रेटर देन 0 एंड 0 फॉर टी लेस देन 0। इसी तरह से आपने आर टी देखा होगा। आर टी इज इक्वल टू हो जाता है टी यू टी, यानी कि इसका मतलब है दिस इज इक्वल टू टी फॉर टी ग्रेटर देन 0 एंड 0 फॉर टी लेस देन 0। आर टी के बाद होता है पीटी। आर टी मतलब होता है रैंप। आर स्टैंड्स फॉर रैंप। दिस इज कॉल्ड रैंप फंक्शन या यूनिट रैंप फंक्शन। पीटी को हम लोग कहते हैं पैराबोलिक फंक्शन। दिस इज इक्वल टू हो जाता है टी स्क्वायर बाई टू यू टी। इसका मतलब है दिस इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाई टू और टी ग्रेटर देन 0 एंड 0 फॉर टी लेस देन 0। अगर हम प्लॉट करें सभी फंक्शंस को तो हमारा प्लॉट कैसा होगा? और दिस इज डेल्टा टी, ठीक है, दिस इज 1। फिर दिस इज यू टी, दिस इज 1। टी ग्रेटर देन 0 के लिए 1 है, बाकी के लिए 0 है। फिर रैंप फंक्शन की बात करें तो कैसा होगा? ये सिंपल ऐसा होगा, ठीक है, दिस इज आर टी। इसका स्लोप कितना है? यूनिट रैंप है तो इसका स्लोप 1 हो गया। अगर हम के से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, मतलब तो वो क्या हो जाता है? सिंपली उसका स्लोप क्या हो जाता है, या के टाइम्स आर टी कर देते हैं। अगर हम ऐसे लेते हैं ए आर टी, ए आर टी फिर क्या हो जाता है? इसका मतलब है कि दिस फंक्शन हैज अ स्लोप ए, ठीक है। पीटी क्या है? पीटी इज पैराबोलिक, तो दिस इज पैराबोलिक फंक्शन टी स्क्वायर बाई टू एंड ऑल दिस फंक्शंस आर डिफाइंड फॉर टी ग्रेटर देन 0। ये आप लोग जानते हैं, हाँ या ना? यस सर। ये पढ़े आप लोग, ठीक है। इसमें एक रिलेशनशिप है कि अगर आप यूटी को डिफरेंशिएट कर दीजिए यू विल गेट इंपल्स फंक्शन। अगर आप रैम को डिफरेंशिएट कर दीजिए यू विल गेट यूटी। अगर आप पैराबोलिक को डिफरेंशिएट कर दीजिए यू विल गेट रैम फंक्शन। ये भी आप लोग जानते हैं। इसी तरीके से अगर आप डेल्टा फंक्शन को इंटीग्रेट कर दीजिए यू विल गेट स्टेप फंक्शन। आप स्टेप फंक्शन को इंटीग्रेट कर दीजिए यू विल गेट अ रैम फंक्शन। और अगर आप रैम फंक्शन को इंटीग्रेट कर दीजिए यू विल गेट अ पैराबोलिक फंक्शन। अब आप बोलिएगा कि ये सबका क्या रिश्ता है हमारे कन्वोल्यूशन से? देखिए रिश्ता ये है कि जब हम कन्वॉल्व करते हैं तो कन्वोल्यूशनल इंटीग्रल हम कैसे लेते हैं? जैसे सपोज कीजिए दो फंक्शन है एक्स टी और कन्वोल्यूशन विथ एच टी। तो हम इस कन्वोल्यूशन को कैसे लेते हैं? हम कन्वोल्यूशन लेते हैं माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स टॉ एच टी माइनस टॉ डी टॉ, ठीक है। अब अगर मान ली जाए कि वन ऑफ द फंक्शन इज यू टी, लेट अस सपोज दैट एच टी इज इक्वल टू यू टी, देन xt convolution with ut
ये क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स टॉ यू टी माइनस टॉ डी टॉ। व्हाट इज यू टी माइनस टॉ? देखो ये आपका हो जाता है यू टॉ, ठीक है ना, एंड दिस इज योर यू माइनस टॉ, ठीक है। पलट गया, ये फोल्ड कर दिया, रिवर्स कर दिया, एंड दिस इज योर यू टी माइनस टॉ। पहले फोल्ड किया, अब इसको फिर शिफ्ट कर रहे हैं, इसको फिर शिफ्ट कर दिया हमने। तो यू टी माइनस टॉ जब हम कहते हैं तो बेसिकली हम अपने लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को हम लिमिट कर देते हैं फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू टी। तो दिस इज सिंपली इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू टी एक्स टॉ डी टॉ। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी फंक्शन को स्टेप फंक्शन से हम किसी फंक्शन को हम उसके स्टेप फंक्शन से अगर हम कन्वॉल्व करें तो उसका सिंपल मतलब होता है हम उसका रनिंग इंटीग्रल ले रहे हैं। तो कॉन्वोल्यूशन विथ a step function, its unit step function results in uh, results in running integration। ठीक है। अच्छा, अगर अगर हम sorry, अगर हम डेल्टा फंक्शन के साथ अगर करते हैं, इम्पल्स फंक्शन के साथ कन्वॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें वापस वही फंक्शन मिल जाता है। हमारे लिए ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है आगे। इसको यूज करके कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं रैंडम वैरिएबल्स, सम ऑफ रैंडम वैरिएबल्स में, और हम लोग उन्हीं को देखेंगे। गेट में भी ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उससे फिर आगे बढ़ेंगे। सपोज कीजिए हमारे पास दो रैंडम वेरिएबल हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई है, ठीक है। और x जो है दिस इज अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल बिटवीन लेट्स से -1 and 1, ठीक है। और y इज ऑल्सो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल बिटवीन 0 and 1, सॉरी 0 and 2। मतलब अगर हम एफ एक्स एक्स को प्लॉट करें तो एफ एक्स एक्स क्या है, -1 से 1 के बीच में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहां पर इसका वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस विल बी 0.5। देखो ये इसका स्पैन कितना है, 2 है। एरिया अंडर द कर्व मस्ट बी यूनिटी, ये कितना हो जाएगा 0.5। मैं समझ जाऊँ कि अब आप लोग इतना रिवाइज करके आए होंगे। और अगर हम एफ वाई वाई की बात करें, मतलब कि पीडीएफ और वाई की बात करें, तो ये 0 से 2 तक है, और क्या हो जाएगा अगेन, इट विल बी इक्वल टू 0.5। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फाइंड द पीडीएफ फॉर सेट। अब आप कैसे निकालिएगा? तो देखो यहां पे अगर हम बात करें तो दिस इज सिंपली कन्वोल्यूशन ऑफ पीडीएफ ऑफ एक्स एंड वाई। अब ये क्वेश्चन जो है सिर्फ और सिर्फ कन्वोल्यूशन का रह गया। यहाँ पे मेनली जो हमें निकालना है कन्वोल्यूशन निकालना है। और कन्वोल्यूशन किसका निकालना है हमें, यहाँ तो हम कह रहे हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल के लिए। तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल के लिए निकालना। और अगर हम इस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल का हम पीडीएफ का तो फंक्शन के टर्म से बात करें तो हम कहेंगे कि दो रेक्टेंगुलर फंक्शंस का हमें पीडीएफ निकाला। देखो ये भी एक रेक्टेंगुलर फंक्शन है, दिस इज बेसिकली अ रेक्टेंगुलर फंक्शन। और ये क्या है, ये भी एक रेक्टेंगुलर फंक्शन है। आप लोग जानते हैं रेक्टेंगुलर फंक्शन? यस सर। हाँ, रेक्ट के फॉर्म में लिखते हैं, रेक्ट ऐसे, रेक्ट टी, ठीक है। तो रेक्ट टी इज इक्वल टू हो जाता है 1 और मॉड ऑफ टी लेस देन इक्वल टू कितना, 1/2, लेस देन इक्वल टू लेस देन 1/2, और 0 एल्सवेयर। तो दिस इज रेक्ट टी, ये 1 है, माइनस हाफ हाफ, ठीक है ना। तो बेसिकली हम रेक्ट के टर्म्स में नहीं लिखते हैं, लेकिन ये फंक्शन क्या है बेसिकली, दिस इज कॉन्वोल्यूशन ऑफ टू रेक्टेंगुलर फंक्शन। अब दो रेक्टेंगुलर फंक्शन का अगर आपको कॉन्वोल्यूशन आता है तो उस पर्टिकुलर केस में
आप बड़ी आसानी से z का पीडीएफ निकाल लेंगे। आप ऑनेस्टली बताइए, आपने कॉन्वोल्यूशन को पढ़ा या नहीं पढ़ा कल तक? कल मैंने कहा था कॉन्वोल्यूशन पढ़ कर आइएगा, इसलिए मैंने क्लास ड्रॉप भी कर दिया था। पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो चलिए कोई बात नहीं, हम आपको कॉन्वोल्यूशन निकाल के तो नहीं बताएंगे, सिर्फ रेक्टेंगुलर फंक्शन के बारे में दो चीजें बता देते हैं आपको। देखिए रेक्टेंगुलर फंक्शन, सपोज कीजिए एक रेक्टेंगुलर फंक्शन है, ठीक है। इस कॉन्वोल्यूशन पे बाद में आएंगे, इस एक्सप्रेशन पे बाद में आएंगे। मान लो इसका एम्पलीट्यूड a1 है, ये a से b तक है, ठीक है। और इस फंक्शन को ये 1 है, मान लो कि ये क्या ले लें, t के टर्म से बात करें, x के टर्म से बात करें, मान लो t के टर्म से बात कर लेते, चलो ये एक g1t है, ठीक है। और एक दूसरा फंक्शन है g2t, ये इस तरह से है, ये c से d तक जा रहा है, ठीक है। टाइम डोमेन में ही बात करें, और हम एज्यूम करते हैं कि इसका जो स्पैन है t, और ये इसका भी स्पैन t है, दोनों का एक्सपैन बराबर है, मतलब कि b माइनस ए दिस इज इक्वल टू b माइनस ए, ये हम एज्यूम कर रहे हैं। तो इस दोनों का अगर हम कॉन्वोल्यूशन निकालेंगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा? तो देखिए इसका जो रिजल्ट होगा, दिस विल बी अ ट्रायंगुलर फंक्शन, प्रोवाइडेड, ये पहला केस ले रहे हैं, पहला केस क्या है कि दोनों का स्पैन बराबर, इसका एक एम्पलीट्यूड ले लेते हैं a2, ठीक है। और ये जो ट्रायंगुलर फंक्शन स्टार्ट होगा, ये स्टार्ट होगा, देखो इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, a है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट c है, ये स्टार्ट होगा a प्लस सी से, और ये एंड होगा b प्लस डी पे। और ट्रायंगुलर फंक्शन होगा, सिमेट्रिक इन नेचर होगा, दिस विल गो लाइक दिस। अब आप इसका मिड पॉइंट निकाल सकते हैं कभी भी, ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई टू, यही हो जाएगा ये, a प्लस सी प्लस बी प्लस डी और डिवाइड बाई टू, ये इसका मिड पॉइंट हो गया। और इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू a1 इंटू a2 इंटू टी। अब ये कैसे आएगा, ये आप लोग देख लीजिएगा अपना सिग्नल्स एंड सिस्टम्स के अंदर, ठीक है। ये समझ में आ रहा है? ये होता है अगर दो रेक्टेंगुलर फंक्शन का हम कॉन्वोल्यूशन निकालेंगे। अब नेक्स्ट केस देखते हैं हम कि अगर t1 और t दोनों केस से बराबर नहीं है तब क्या होगा। सपोज कीजिए सेकंड केस ले रहे हैं कि पहला जो फंक्शन है g1t, वो आ रहा है a से b तक, इसका एम्पलीट्यूड है a1, ठीक है। इसका स्पैन है t1। इसी तरह से एक दूसरा फंक्शन हम ले रहे हैं, c से d तक जा रहा है, इसका एम्पलीट्यूड है a2, और इसका ड्यूरेशन है t2, और हम एज्यूम कर रहे हैं कि t1 इज ग्रेटर देन t2, और हमें इस दोनों का कॉन्वोल्यूशन निकालना है। तो इसका जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी ट्रेपेजॉइडल फंक्शन, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या होगा, ट्रेपेजॉइडल। तो ट्रेपेजॉइडल क्या होगा, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू a प्लस सी एंड द एंड पॉइंट विल बी इक्वल टू b प्लस डी, ठीक है। आप इसका एक सेंटर ले लीजिए, दोनों के बीच का पॉइंट आ जाएगा, और बीच के पॉइंट पे एकदम सिमेट्रिकली जो है आप दोनों तरफ इस तरह से ड्रॉ कीजिए, कितने ड्यूरेशन तक के लिए, ये जो ड्यूरेशन हो जाएगा, दिस ड्यूरेशन विल बी इक्वल टू टी, अच्छा 1 बड़ा है ना, 1 बड़ा है तो t1 माइनस t2 हो जाएगा। आप ऐसे सिमेट्रिकली ड्रॉ कर दीजिए, इसे कनेक्ट कर दीजिए, इसे कनेक्ट कर दीजिए। अब आप ये पॉइंट्स निकाल सकते हैं कैसे, ये जो टोटल ड्यूरेशन हो जाएगा दिस विल बी t1 प्लस t2। देखिए ये चीज पिछली बार भी हो रही थी, यहाँ पे टोटल ड्यूरेशन क्या हो रहा था, यहाँ पे टोटल ड्यूरेशन क्या हो रहा था, यहाँ पे 2 t1 हो प्लस रहा था। 2t2 था सर। हाँ हाँ 2t था ना, ये इसका यस। ड्यूरेशन t था, इसका t था, इसका ड्यूरेशन हो रहा था 2t, यानी कि दोनों के ड्यूरेशन का सम हो रहा था। यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी जो टोटल ड्यूरेशन है, दिस विल बी t1 प्लस t2, और ये जो वैल्यू होगी दिस विल बी a1 a2 इंटू t2। देखो यहाँ पे t2 क्यों ले लिया हमने, t2 इसलिए लिया क्योंकि ये जो है t1 और t2 में छोटा है। ये सारे कुछ ट्रिक्स है, और आसानी से क्विकली आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं गिट के।
अगर इस तरह से आप ये चीजें आपको मालूम है तो T1 T2 के बीच में ये क्या मिला हमें, ट्रेपेजॉइडल। तो अगर मान लिया जाए कि दो रेक्टेंगुलर फंक्शन है, दोनों का विड्थ बराबर है तो हमें ट्रायंगुलर फंक्शन मिलेगा, और अगर दोनों का विड्थ बराबर नहीं है तो हमें ट्रेपेजॉइडल फंक्शन मिलेगा, और दोनों ही सिमेट्रिकल होगा। ट्रायंगुलर भी सिमेट्रिकल होगा, ट्रेपेजॉइडल भी सिमेट्रिकल होगा। इसका हम चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं और उसके बाद हम लोग पिछले क्वेश्चन पे जाएंगे। मान लिया जाए कि हम जो है इस तरह से दो फंक्शन लेते हैं G1T। ये G1T हमारा है लेट्स से -5 से 6 तक, ठीक है। और ये मान लो तो 3 है, ये इसको हम कन्वॉल्व कर रहे हैं G2T। ये है हमारा 1 से 7 तक, और इसको मान लो ये 2 है, ठीक है। अब दोनों को कन्वॉल्व करेंगे, रिजल्ट क्या आएगा? पहले तो स्पैन बताइए, स्पैन क्या हो जाएगा? सर एक का 11 हो जाएगा, दूसरे देखो का पहले स्पैन बताइए, पहले ये T1 हो T1 गया 11 T1 इज इक्वल टू 11, ठीक है, और और T2 T2 इज इक्वल टू 6। ठीक है सही। अभी बताइए कहाँ से -5 + 1 कहाँ जाएगा? -4 हो सर जाएगा, 4 से 13 तक जाएगा। -4 से लेके ये 13 तक जाएगा, गुड। दोनों का मिड पॉइंट अब देखो, T2 - T1 कितना है? सॉरी T1 बड़ा है ना, तो T1 - T2 यस कितना है? सर 5। 5 है, ठीक है। अब इस दोनों का मिड क्या होगा? 13 इधर है, 4 इधर है, 17 हो गया। तो 17 का मिड कितना होता है? 8.5। हाँ, 8.5। 8.5। तो -4 इधर है और 4.5 यहाँ पर आ जाएगा। नाउ दिस विल बी द मिड पॉइंट, सही है। और ये यस 5 सर। इधर है, तो 2.5 इधर और 2.5 इधर जाएगा, तो 4.5 + 2.5 कितना हो जाता है? 7 हो जाता है। यस -2.5 कितना हो जाता है? 2 हो जाता है। हम यहाँ से। डायरेक्टली आप कनेक्ट कर दीजिए, मिल गया। अब इसकी यस वैल्यू क्या हो जाएगी? A1 A2 इंटू टी, दिस विल बी इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 6, तो वैल्यू कितनी आ गई? 36 आ गई। एकदम आसानी से निकाल लिया आपने। यस सर। चलिए ठीक है, ये याद रहेगा आप लोगों को। यस सर। ठीक है, अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज हम लोग देखते हैं कि जैसे अगर हम सपोज करो yt इज इक्वल टू कहते हैं gt कॉन्वोल्यूशन विथ ht, सपोज करो, देन g t minus t1 कॉन्वोल्यूशन विथ h t minus t2, ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी y t minus t1 minus t2। अब अगर इसी में एक प्लस होता तो ये दूसरा प्लस हो जाता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या कहा कि आर टी कॉन्वोल्यूशन विथ यू टी, ये क्या देगा आपको? पीटी देगा। तो दिस इंप्लाइज व्हाट इज आर टी -2 कॉन्वोल्यूशन विथ यू टी +1? कोई बता सकता है? दिस विल बी इक्वल टू पी टी -2 + 1, -2 + 1। पी टी -1। आसानी से निकाल सकते हैं। यस सर। ये सारी चीजें आपकी समझ में आ गई। अब हम वापस यस आते हैं सर। अपने क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन था, कहाँ गया ये? अरे ये क्वेश्चन था, हाँ ये क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। अब इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि f(z) क्या होगा? आप यहाँ से डायरेक्टली बता सकते हैं दोनों का कन्वोल्यूशन निकाल के। यस सर। क्या हो जाएगा बोलिए? एक का हो जाएगा -1 + 0 और z एक का 1 + 2। सर -1 से 3। -1 से कहाँ तक 3 जाएगा? 3 1 और तक। 2 तक, गुड, 3 तक जाएगा। अब दोनों का स्पैन बराबर है ना, ये स्पैन कितना है? यस ये 2 सर। है, ये तो 2 है, तो एक यस सर, क्या हो जाएगा? ये ट्रायंगुलर फंक्शन हो जाएगा फैमिली दोनों और तरफ सेंटर से। कहाँ आएगा? 1 की तरफ से आएगा और हाँ दोनों का सीधे मिडिल में। मिडिल कर, ये वैल्यू कितनी होगी? A1 × A2 और ये हो इंटू जाएगा पी। 0.5, यानी कि 0.5 × 1/2 इंटू 1/2 इंटू ड्यूरेशन कितना है? 2 है। सर
ये ड्यूरेशन टी है ना, स्पैन कितना 2 है, तो हाँ ये दिस सर इज वही। इक्वल टू 0.5। आप देखिए अगर 0.5 है तो ए अंडर द कर्व 1 होता है कि नहीं होता, आप देख लीजिए। ठीक है, यस सर। समझ में आ गया। अब देखो इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरह से भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन याद रखिएगा, -1 से 1 और 0 से 2। हमारे पास दो फंक्शंस थे, एक -1 से 1 x, इसको हम कन्वॉल्व कर रहे थे 0 से 2। अब हम ग्राफिकली नहीं कर रहे हैं, हम इसको मैथमेटिकली करेंगे। दिस वाज 0.5 एंड दिस इज आल्सो 0.5, दिस इज f5y। ठीक है, अब आप बताइए मैथमेटिकली इसे कैसे लिख सकते हैं। मैथमेटिकली इसे आप ऐसे लिख सकते हैं u, मतलब ऐसे f(x) और दिस इज इक्वल टू u x प्लस 1, नहीं सॉरी एक चीज मिस कर गए, f(x) is equal to 0.5 ux plus 1 minus 0.5 ux minus 1। x minus ऐसे लिख 1। सकते हैं नहीं लिख सकते, हाँ या ना। यस सर। यस सर। क्या हम रेक्ट फंक्शन को स्टेप फंक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं? यस सर। यस सर। यस सर। ये तो पहली चैप्टर में सिग्नल्स में ही पढ़ाया जाता हाँ है। यस सर। यस सर। कोई जवाब नहीं? पूजा, नो सर कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ यस सर। गौरव, यस सर कोई दिक्कत नहीं। हेलो। हाँ कोई चलो प्रॉब्लम नहीं सर। अब हम इसे यस सर कोई डिस्कस कर प्रॉब्लम लेते हैं, नहीं इसको है। हम कैसे solve करते हैं। उसके बाद हम लोग आएंगे। देखिए एक सिंपल फंक्शन लेते हैं हम लोग इस तरह से, एक रेक्ट फंक्शन हम डिफाइन करते हैं 0 से t and this is a। Let us suppose that this is gt, ये एक ट्रायंगुलर फंक्शन है। तो अगर हम एक फंक्शन ले लें स्टेप फंक्शन, नाउ दिस इज a ut, इसमें से हम माइनस कर दें, now what is this function? This is a u t minus t। अगर हम इस दोनों का डिफरेंस लें तो हमें क्या मिलेगा? देखो 0 से t तक तो हमें सिंपली a मिल जाएगा, you will यस get सर। a from 0 to t बाकी 0। and then उसके बाद 0। a माइनस a तो मतलब 0 मिल जाएगा। यस सर। तो क्या आपको ये वाला फंक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा? यस रेक्ट सर। फंक्शन। हाँ भाई, यस सर। आवाज यस सर। चली गई या फिर यस सर। यस आप सर लोग वही डिस्कनेक्ट मिलेगी। हो गए? हेलो 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 हेलो। हाँ यस, टेल मी। यस सर वही मिलेगी। हाँ गौरव, पूजा, यस सर। बताइए। यस सर यही मिलेगा 0 से 2, मतलब एक डायरेक्ट अच्छा फंक्शन। कुछ भी बताओ, मुझे पता चले आवाज आ रही है तुम्हारी। हेलो हेलो हेलो। ओके, जस्ट से समथिंग सो दैट आई कैन फील दैट हेलो यू हेलो यू आर हेलो हियरिंग हेलो मी। हेलो 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 ओह हेलो सर आपकी हेलो आवाज क्लियर, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप कुछ बोले। हेलो 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 अच्छा अब हेलो आप लोग की हेलो। आवाज फिर चली गई। चलो ठीक है, फिर ये एक यूनिडायरेक्शनल बन गया फिर से। चलो कोई बात नहीं, हम कंटिन्यू करते हैं, अज्यूम कर रहे हैं कि आप अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन कर देना तुम लोग। अगर डिस्कनेक्ट हो जाए तो मुझे आप फोन कर दीजिएगा। और नहीं यस आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है, छोड़ो हटाओ, नेटवर्क की प्रॉब्लम है, आप लोग की प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन कर लीजिएगा, ठीक है? या मैं अपना मोबाइल पे व्हाट्सएप खोल रहा हूँ, आप लोग व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा कुछ प्रॉब्लम हो तो। ओके सर। हाँ ठीक है, तो ये समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है? तो इसका मतलब है कि इस फंक्शन को हम इस तरह लिख सकते हैं 0.5 ux plus 1 minus 0.5। अच्छा इसे कैसे लिख सकते हैं f5y को? दिस विल बी 0.5
ux माइनस 0.5 ux माइनस 2। ठीक है, तो व्हाट विल बी fzz? नाउ दिस इज इक्वल टू fxx convolution with fyy। सो दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे हाफ है तो हाफ को हम कॉमन ले सकते हैं, u x प्लस 1 माइनस u x माइनस 1। ठीक है, कॉन्वोल्यूशन विथ, देखो यहाँ भी हाफ है तो इस हाफ को भी हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ क्या बच गया, u x माइनस u x माइनस 2। so this is equal to 1 by 4। now ux plus 1 convolution with ux। ठीक है, तो सबसे पहले हम कन्वॉल्व करते हैं इस फंक्शन को इस फंक्शन के साथ। तो ux के साथ आप अगर ux को अगर आप इस फंक्शन इसका रनिंग इंटीग्रेशन हो जाएगा और ux का रनिंग इंटीग्रेशन rx हो जाएगा, दिस इज सिंपली rx प्लस 1। फिर इस फंक्शन को हम इस फंक्शन से करेंगे तो दिस विल बी प्लस 1 माइनस 2। तो दिस इज rx माइनस प्लस 1 माइनस 2 यानी माइनस 1। इस फंक्शन को इससे करेंगे तो माइनस r x माइनस 1। फिर इस फंक्शन को इस फंक्शन से करेंगे तो माइनस एंड माइनस इज प्लस r माइनस 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा x माइनस 3। सो दिस इज इक्वल टू 1 by 4 r x plus 1 minus twice of r x minus 1 plus r x minus 3। आप कहिएगा इसे प्लॉट कैसे करेंगे, ये क्या निकल के चला आया। देखिए इसे आप प्लॉट कीजिएगा, आपको सेम फंक्शन मिलेगा जो हमने पहले ड्रॉ किया था। ऑब्वियसली इंटू 1 by 4 भी करना है। तो ये हमने क्या ड्रॉ किया था, हमने ड्रॉ ऐसे किया था -1 से लेके 3 तक और बीच में 1 पे सेंटर था और ये वैल्यू था दिस वाज 1 by 2। ठीक है, कैसे प्लॉट करते हैं इस फंक्शन को, -1 0 1 2 and 3। now how will you plot this function? देखिए आर एक्स प्लस 1 यानी कि एक्स माइनस 1 से कम होगा तो 0 हो जाएगा, इसके पहले तो ये जाएगा नहीं। आर एक्स प्लस 1 का मतलब क्या है, दिस विल गो लाइक दिस। ठीक है, अच्छा x माइनस 1 से स्टार्ट हो रहा है और x इज इक्वल टू 1 तक दूसरा कोई फंक्शन ही नहीं है, दिस विल स्टार्ट फ्रॉम x इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 1 तक डायरेक्टली ऐसे जाता रहेगा। इसका स्लोप क्या हो जाएगा, नाउ इट्स स्लोप विल बी 1 by 4। देखो यहाँ पे क्या ये 1 by 4 का फैक्टर है तो इसका स्लोप 1 by 4 हो जाएगा। अच्छा आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो स्ट्रेट लाइंस होते हैं, हम स्ट्रेट लाइंस का एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो स्ट्रेट लाइन का एडिशन सब्ट्रैक्शन करने का तरीका क्या है, जैसे मान लो एक स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू m1x प्लस c1, दूसरा स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू m2x प्लस c2। तो दोनों को जब हम सम करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन का क्या हो जाएगा कि दोनों का स्लोप भी ऐड हो जाएगा और y इंटरसेप्ट भी ऐड हो जाएगा। अब यहां तक तो ये अकेला स्ट्रेट लाइन था, ये सिर्फ, इसके बाद ये आ गया। अब ये क्या कह रहे हैं, -2 ऑफ स्लोप ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन है। तो अगर सिर्फ -1 होता, मान लिया जाए कि आर एक्स प्लस 1 माइनस आर एक्स माइनस 1 होता, तो इसका स्लोप अगर प्लस जैसे कि सपोज कीजिए कि अच्छा चलो अभी 1 by 4 को हम कुछ वैल्यू दे देते के, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इसका स्लोप है के आर एक्स प्लस 1 माइनस 2 के आर एक्स माइनस 1 प्लस के आर एक्स माइनस 3। तो यहाँ पे स्लोप के है, तो अगर के करेंगे स्लोप को तो स्लोप 0 हो जाएगा, यानी ये कांस्टेंट हो जाना था। लेकिन अगर हम -2 के करेंगे तो अब जो अगली लाइन होगी उसका स्लोप कितना हो जाएगा, उसका स्लोप हो जाएगा माइनस के, ये -2 के, इसका स्लोप जो हो जाएगा दिस स्लोप विल बी इक्वल टू माइनस के। और ये ऐसे चलता चला जाएगा और ये 3 पे आकर के 0 हो जाएगा। ये हम करके भी देख सकते हैं, अगर आप हर एक लाइन को इंडिविजुअली ड्रॉ कर लीजिए और ये सीधा ऐसे चलता चला जाएगा। ठीक है, अब क्या करें, ये 3 के आगे हमको 0 करना है,
तो इसका जो स्लोप था माइनस के, इसमें हम क्या करेंगे, एक प्लस के स्लोप को ऐड कर देंगे, तब जाके 0 हो जाएगा। यहाँ पे स्लोप कितना है, स्लोप इज इक्वल टू 0। 0 क्यों है, क्योंकि यहाँ जो माइनस के का स्लोप है इसे प्लस के ऐड किया गया, तो प्लस के 3 पे देखिए यहाँ से ऐड हो रहा है। ठीक है, तो फाइनली विल गेट अ ट्रायंगुलर फंक्शन। ये आप लोग ने पढ़ा भी होगा सिग्नल सिस्टम में कि किस तरीके से हम एक ट्रायंगुलर फंक्शन को रैंप फंक्शन की फॉर्म में लिखते हैं, या फिर जो है हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस को यूनिट स्टेप और रैंप के टर्म्स में लिखते हैं। ठीक है, सो लेट्स मूव अहेड। अब देखिए यहां पर एक थ्योरम है, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल लिमिट थ्योरम, और ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम से एक बार गेट में क्वेश्चन आया हुआ है। इसका स्टेटमेंट नहीं आया था, अगर आपको नहीं भी पता है कि इसे सेंट्रल लिमिट थ्योरम कहते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम दो रेक्ट फंक्शन को हम कन्वॉल्व करें तो हमें क्या मिलता है, एक ट्रायंगुलर फंक्शन मिलता है। इसको फिर हम रेक्ट से कन्वॉल्व करें, हमें क्या मिलता है, हमें एक पैराबोलिक फंक्शन मिलता है। ठीक है, फिर हम इसको रेक्ट से कन्वॉल्व करें, हमें क्या मिल जाएगा, ये और फैल जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, इफ वी convolve large number of functions, large number of functions को हम convolve कर दें, then the result will tend to Gaussian function। ये Gaussian function की ये जो है, ये Gaussian function की जो है ये खास बात है कि लार्ज नंबर ऑफ फंक्शंस को अगर आप कन्वॉल्व करें तो रिजल्ट जो है वो एक Gaussian फंक्शन बनता चला जाएगा। इसका मतलब ये हो गया, दिस मीन्स दैट, इसका क्या मतलब है, हम रैंडम वेरिएबल में इस प्रॉपर्टी को कैसे यूज करते हैं, दिस मीन्स दैट इफ अ लार्ज नंबर ऑफ random variables are added, the resultant random variable is Gaussian। बात समझ आएगी, अगर हम लार्ज नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल्स को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट गॉसियन होगा, एंड दिस इज कॉल्ड सेंट्रल लिमिट थ्योरम। इसको एक्सप्रेशन में कैसे लिखते हैं, अगर हम y इज इक्वल टू समेशन I इज इक्वल टू 1 to n, अगर हम n रैंडम वेरिएबल्स का सम ले इस तरह से कि n टेंड्स टू इंफिनिटी, n is large, then y is a Gaussian random variable। क्वेश्चन यही आया था कि अब बताइए y कैसा ग्राफ होगा, y का पीडीएफ कैसा है। देखो गॉसियन रैंडम वेरिएबल का हम कहते हैं कि इट्स अ गॉसियन रैंडम वेरिएबल, इसका मतलब क्या होता है, इट मींस इट्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज अ गॉसियन फंक्शन। ठीक है, ये गेट का क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखिएगा कि जब आप लार्ज नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल्स को ऐड कर दीजिएगा तो रिजल्ट विल बी अ गॉसियन रैंडम वेरिएबल। इसीलिए देखो इस प्रॉपर्टी को हम लोग इस्तेमाल करते हैं जब हम लोग नॉइज एनालिसिस करते हैं। तो जब हम नॉइज की बात करते हैं तो नॉइज के लिए क्या होता है, देयर आर सेवरल सोर्सेस ऑफ नॉइज। तो नॉइज जो, अगर हम टोटल नॉइज की बात करेंगे तो टोटल नॉइज की अगर हम बात करें तो क्या होगा कि हमें क्या लेना होगा कि सम ऑफ नॉइज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द सोर्सेस। और अगर लार्ज नंबर ऑफ सोर्सेस मौजूद है और हम लार्ज नंबर ऑफ सोर्सेस की वजह से हम नॉइज को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में हमें क्या करना होगा कि हम नॉइज को किस रैंडम वेरिएबल से हम जो है डिफाइन करेंगे, किससे हम रिप्रेजेंट करेंगे, गॉसियन रैंडम वेरिएबल से। इसीलिए जब भी हम नॉइज को रिप्रेजेंट करते हैं तो नॉइज इज मैथमेटिकली represented by Gaussian random variable।
या इसका जो पीडीएफ होता है नॉइस का, ये हमेशा गॉसियन होता है। ये समझ में आ गया आप लोगों को? अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल लगता है कि भाई अगर हम अगर हम बहुत सारे रैंडम वेरिएबल्स को सम ले लें तो फिर वो जो है एक गॉसियन बन जाता है। तो अगर हम दो गॉसियन का सम ले तो क्या होगा, मतलब ये कि z इज इक्वल टू है x प्लस वाई, और x जो है ये भी ये गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, y भी जो है एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। ऑन द fx जो है दिस इज इक्वल टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, लेट्स से म्यू x एंड सिग्मा एक्स स्क्वायर। आपको मैंने बताया था कि इसको हम लोग सिंपली गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को हम लोग उसके मीन और वेरिएंस से हम लोग डिफाइन करते हैं और उसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। एफ आई वाई जो है ये भी ये इसका मीन है म्यू वाई और सिग्मा वाई स्क्वायर। ठीक है, पूरा एक्सप्रेशन लिखने की जरूरत नहीं, इसका पूरा एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं। देन व्हाट विल बी एफ जेड जेड? एफ जेड जेड विल बी कॉन्वोल्यूशन ऑफ द पीडीएफ्स ऑफ एक्स एंड वाई। ये वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो, कॉन्वोल्यूशन ऑफ टू गॉसियन फंक्शंस, टू और मोर भी कह सकते हैं, गॉसियन फंक्शंस इज अगेन अ गॉसियन फंक्शन। और गॉसियन फंक्शन को डिफाइन हम कैसे करते हैं? सिर्फ और सिर्फ उसके मीन से करते हैं। सपोज करो इसे हम डिफाइन करते हैं म्यू जेड और सिग्मा जेड स्क्वायर से, तो इस केस में म्यू जेड जो होगा दिस विल बी सम ऑफ म्यू एक्स एंड म्यू वाई। सिंपली दो फंक्शन का मीन ऐड हो जाएगा, और सिग्मा जेड स्क्वायर जो होगा यहां भी दोनों फंक्शन का जो वेरिएंस है ये सिंपली ऐड हो जाता है। तो हमें पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। हम z के लिए हम मीन कैसे निकालेंगे? सिंपली द सम ऑफ द मीन्स ऑफ x एंड y। वेरिएंस कैसे निकालेंगे? सम ऑफ द वेरिएंस ऑफ x एंड y। ठीक है, समझ में आ गया? अब हम लोग एक टॉपिक और देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग गेट के क्वेश्चंस पे जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। इसमें रैंडम वेरिएबल्स में दो टॉपिक बच रहा है, एक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स और दूसरा है जॉइंट रैंडम वेरिएबल। तो हम लोग पहले ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स करेंगे, फिर गेट के क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, सॉरी जॉइंट रैंडम वेरिएबल देखेंगे, मे बी इन द नेक्स्ट क्लास। और ये जो जॉइंट रैंडम वेरिएबल है ये इसका कॉन्सेप्ट जरूरी है हमें रैंडम प्रोसेस के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो देखो, ट्रांसफॉर्मेशन और रैंडम वेरिएबल का मतलब ये होता है कि हमने रैंडम वेरिएबल कैसे बनाया था कि हमारे पास एक सैंपल स्पेस था और सैंपल स्पेस से हमने मैपिंग की थी कहाँ? रियल एक्सिस पे। ठीक है, और इसको हमने x कह दिया। अब इस x से अगर हम मैपिंग करें, इसे उठा करके हम दूसरे रियल एक्सिस से मैपिंग कर ले, ठीक है, सच दैट this mapping holds a function. There will be a relationship between the values of the real numbers on the second real axis and the values of the real numbers on the first real axis. इसके बीच का एक रिलेशन होगा, उस रिलेशन को हम g से डिनोट करते हैं। तो क्या होगा? In that case, we will get another random variable which will be a function of the first random variable x. ठीक है, अब यहाँ जो मैपिंग होती है ये मैपिंग दो तरह की होती है। देखो, ये मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना, क्योंकि आगे जब हम लोग क्वांटाइजेशन देखेंगे तो क्वांटाइजेशन में कुछ नहीं है, सिंपली ये मैपिंग का एप्लीकेशन है। तो मैपिंग जो होती है ये मैपिंग दो तरह की होगी। एक मैपिंग जो होती है 1-to-1 मैपिंग होती है। 1-to-1 मैपिंग का मतलब है कि x की एक वैल्यू को हमने मैप कर दिया y की एक वैल्यू को, और दूसरी मैपिंग जो होती है वो मेनी टू वन मैपिंग होती है, जिसमें क्या होता है कि मोर देन वन वैल्यू ऑफ x को हम मैप करते हैं y की एक पर्टिकुलर वैल्यू पर। जैसे क्वांटाइजेशन जो है दैट इज मेनी टू वन मैपिंग। अब 1-to-1 मैपिंग अगर हम करते हैं तो उस केस में क्या है? देखो, अगर हमारे पास है, अगर x हमें मालूम है तो f(x) मालूम है, हमें क्या क्या चीजें मालूम होगी? हमें f(x) मालूम होगी और g मालूम होगा।
और आपसे बोला जा रहा है कि फाइंड आउट एफ वाई वाई। ठीक है, तो आप कैसे निकालिएगा? देखिए हमारे पास रिलेशनशिप है y इज इक्वल टू जी एक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, y का एक डमी वेरिएबल लेंगे स्मॉल y, और x का डमी वेरिएबल क्या होगा x। तो y का जो डमी वेरिएबल स्मॉल y है और उसके x के डमी वेरिएबल के साथ सेम रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, नाउ व्हाट विल बी dy by dx? दिस इज सिंपली इक्वल टू g डैश x। अब 1-to-1 मैपिंग की अगर हम बात करें यहां पर, अब इसका प्रूफ हम नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ बात कर रहे हैं 1-to-1 मैपिंग की। तो यहां पर क्या हो जाता है, एफ एक्स एक्स मॉड ऑफ डी एक्स, नाउ दिस इज इक्वल टू हो जाता है एफ वाई बाई टू मॉड ऑफ डी वाई। इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, इस रिलेशनशिप को आप सिर्फ याद रखिएगा, एफ एफ एक्स टू मॉड ऑफ डी एक्स, नाउ दिस विल बी इक्वल टू एफ वाई बाई मॉड ऑफ डी वाई। सो दिस इंप्लाइज एफ वाई वाई, नाउ दिस इज इक्वल टू एफ एक्स एक्स डिवाइड बाई मॉड ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, फॉर x इज इक्वल टू g इनवर्स y। यहां से हम x कैसे निकालेंगे, x विल बी इक्वल टू g इनवर्स y पुट कर देंगे। अभी हम लोग एग्जांपल देखेंगे तो और क्लियर होगा। और एफ वाई वाई दिस विल बी इक्वल टू एफ एक्स एक्स डिवाइड बाई g डैश x, x इज इक्वल टू g इनवर्स y। ये रिलेशन याद रखिएगा, इक्वेशन से याद रखिएगा, बाकी हम क्वेश्चंस करेंगे तो फिर वो आसानी से समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब देखिए अगर हमें जो है मीन ऑफ वाई निकालना है, ई वाई, तो ये कैसे निकालेंगे हम, ये निकालते हैं माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी वाई एफ वाई वाई डी वाई। ठीक है, अब देखिए हमें मालूम है कि y इज इक्वल टू जी एक्स है, और एफ वाई वाई डी वाई दिस इज इक्वल टू एफ एक्स एक्स डी एक्स है। तो दिस इंप्लाइज मीन ऑफ y दिस विल बी इक्वल टू माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी जी एक्स एफ एक्स एक्स डी एक्स। हम x के टर्म में भी निकाल सकते हैं, y के टर्म में भी निकाल सकते हैं। तो देखो क्या फर्क है दोनों में। अगर हम पहले तरीके से इस तरीके से निकालना चाहते हैं तो हमें इसके लिए y का पीडीएफ निकालना जरूरी है, और अगर हम इस तरीके से निकालना चाहते हैं तो y का पीडीएफ निकालना जरूरी नहीं है। हम बगैर y का पीडीएफ निकाले भी हम y का मीन निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से व्हाट अबाउट द मीन स्क्वायर वैल्यू, नाउ दिस विल बी इक्वल टू माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी। अगर y का पीडीएफ निकालनी है तो आसानी से निकल जाएगा इस तरह से, वरना क्या हो जाएगा माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी y इज इक्वल टू क्या जी एक्स है, तो जी एक्स का स्क्वायर एफ एक्स एक्स डी एक्स। हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेनी टू वन ट्रांसफॉर्मेशन। मेनी टू वन ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा, मेनी टू वन ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि y इज इक्वल टू जी एक्स, और y x के डिफरेंट वैल्यूज के लिए y की सेम वैल्यू होगी, सपोज को जिस तरह से। तो आप देखिए यहां पर फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x, लेट्स से x1 x2 x3 and this is xn x k, for k different values of x you are having the same value of y। ये तो डमी वेरिएबल के टर्म में अगर हम लिखते हैं तो ठीक है। अब इसके लिए आप क्या कीजिएगा, तो देखिए यहां पर जो एफ वाई वाई होगा ना, दिस विल बी इक्वल टू एफ एक्स और एक्स वन।
ठीक है, डिवाइड बाई g डैश x1 where x1 is equal to g inverse y प्लस fx x2। ये सब एक्सप्रेशन आपको याद रखना है, प्रूफ की जरूरत नहीं है। फॉर x2 इज इक्वल टू g इनवर्स y, ऑब्वियस सी बात है कि ये y की वैल्यू सेम है x1 x2 सभी के लिए, प्लस सो ऑन fx xk डिवाइड बाई g डैश xk फॉर xk इक्वल टू g इनवर्स y। इस तरह से आपको निकालना है, सभी का सम लेना होगा। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो उसे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ वन प्रॉब्लम। देखो हमें के क्वेश्चन लेते हैं कि गिवन fxx, now this is normal distribution which means 0 and variance equal to 1, and y is equal to ax plus b, ठीक है। a b are constants, find fyy and mean and variance of y। देखो हमें x का मीन वेरिएंस मालूम है, हमें y का मीन और वेरिएंस निकालना है। तो कैसे निकालिएगा? देखिए यहां पर डमी वेरिएबल y की बात करें, दिस विल बी ax प्लस b। मान लो ये y और x के बीच का रिलेशनशिप है, एंड दिस लाइन इज y इज इक्वल टू ax प्लस b। तो दिस रिलेशन इज 1 to 1, ये 1 to 1 रिलेशनशिप है। और दूसरी बात है कि ऐसे रिलेशनशिप को हम लोग लीनियर कहते हैं। लीनियर का मतलब क्या हो गया? रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे लीनियर का मतलब y इज इक्वल टू mx नहीं है, यहाँ पे लीनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन है। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात याद रखिएगा, इफ मैपिंग इज लीनियर या स्ट्रेट लाइन से आप रिप्रेजेंट करते हैं, देन the function y will be same as the function x, only the statistical average will change. So if the relationship is linear, that is a straight line, then the function for y remains same as that of x, only statistical average is change। जब हम बात कर रहे हैं स्टैटिस्टिकल एवरेज की कि स्टैटिस्टिकल एवरेज चेंज कर रहा है, इसका क्या मतलब हो गया कि आपका म्यू चेंज कर जाएगा और सिग्मा चेंज कर जाएगा, ई वाई स्क्वायर चेंज कर जाएगा, ये सारी वैल्यूज चेंज कर जाएंगी, लेकिन आपका जो फंक्शन है वो वही रह जाएगा। मतलब यहाँ पर अगर नॉर्मल फंक्शन है तो y जो होगा हमारा वो भी नॉर्मल हो जाएगा। अब कैसे? देखो यहाँ पे व्हाट विल बी dy by dx, दिस इज इक्वल टू g डैश x, नाउ दिस इज इक्वल टू a, ठीक है। एंड व्हाट इज g इनवर्स y, जिसको हम कहते हैं x, दिस विल बी इक्वल टू y माइनस b अपॉन x, सॉरी a, ये हमें मालूम है, ठीक है। अब नाउ व्हाट इज fyy, fyy will be equal to fxx divided by mod of g dash x और x is equal to g inverse y, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? देखो this will be equal to fx y minus b upon a divided by mod of a। अब fxx क्या था हमारे पास? fxx was 1 upon root 2 pi e raised to minus x square by 2। तो what will be fx y minus b by a? तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन रूट 2 पाई e रेज़ टू पावर माइनस y माइनस b का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2a स्क्वायर, ठीक है। सो
ठीक है, सो व्हाट विल बी एफ वाई वाई, दिस विल बी इक्वल टू 1 बाई मॉड ए इंटू, ठीक है, ये मॉड ए का भी टर्म आएगा 1 बाई रूट 2 पाई ई रेज टू पावर माइनस y minus b का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2a स्क्वायर, so this is equal to 1 upon root 2 pi a स्क्वायर e raised to power minus y minus b का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2a स्क्वायर। तो f बाई y तो हमने निकाल दिया, मीन क्या हो जाएगा इसका, मीन विल बी इक्वल टू b, हम देख के ही बता सकते हैं, मीन इसके b है, और वेरिएंस क्या हो जाएगा, वेरिएंस विल बी इक्वल टू सिंपली a a a स्क्वायर। ठीक है, तो हम y को कैसे डिनोट कर सकते हैं, एफ वाई वाई, नो दिस इज इक्वल टू नॉर्मल फंक्शन b एंड a स्क्वायर। अब अगर लोग एक इसी तरह का एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, a random variable x is uniformly distributed between -1 and 1, and it goes a transformation to y is equal to 3x plus 2, obtain f by y। तो देखिए ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होने का मतलब क्या है कि यहां पर जो फंक्शन होगा y वो भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। नाउ y is 3x plus 2, so what will be dy by dx, this will be equal to 3 or this is equal to g dash x, again x is equal to, अच्छा इतना करने की जरूरत नहीं है हमें इस केस में, देखिए इसको हम सिंपली कैसे निकाल सकते हैं, ये हमारे पास एफ एक्स एक्स है, दिस इज एक्स, कहां से कहां तक है, -1 एंड 1, ठीक है, ये वैल्यू ऑब्वियसली बात है 1/2 हो जाएगी। हमें एफ आई वाई निकालना है। अब आप ये बताइए कि जब x की वैल्यू -1 है, डायरेक्टली x की वैल्यू -1 है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे पुट करके निकाल सकते हैं, y इज इक्वल टू 3x प्लस 2, x की वैल्यू -1 होगी, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3 प्लस 2 यानी कि -1 हो जाएगी, तो y की वैल्यू हो जाएगी -1, और जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू हो जाएगी 5। So this uniformly distributed function will have a span from -1 to 5, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 1/2 तो था ही, और इसको डिवाइड कितने से करेंगे, हम 3 से करेंगे, यानी कि इंटू 1/3 कर दीजिए आप, तो दिस इज इक्वल टू 1/6। अगर ये नहीं करना चाहते हैं तो भी हम देख सकते हैं कि भाई इसका स्पैन 6 है, तो इसकी जो वैल्यू होगी दैट मस्ट बी 1/6, सो दैट द एरिया अंडर द कर्व इज यूनिटी। ठीक है, अब हम लोग जो है एक मेनी टू वन का पहले का एग्जांपल देख लेते हैं, और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बेसिकली आपकी बुक है एक साइमन हेकिन की, उसके अंदर दी हुई है। X is uniformly distributed between -pi to pi, and y is equal to cos x. Find
एफ वाई वाई म्यू वाई एंड सिग्मा वाई स्क्वायर। देखो सिग्मा वाई स्क्वायर है अगर, तो ई वाई स्क्वायर निकाल लीजिएगा। चलो सब लिख देते हैं, ई वाई स्क्वायर निकाल लीजिएगा, म्यू वाई निकाल लीजिए, ई वाई स्क्वायर निकाल लीजिए। यू कैन इजिली ऑब्टेन सिग्मा वाई स्क्वायर। तो पहली बात तो ये है, देखो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज किया, पहले देखिए इसका रेंज क्या होगा। एक्स का रेंज क्या है, एक्स इज वैलिंग बिटवीन माइनस पाई एंड पाई। दिस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन माइनस पाई एंड पाई। अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो पीडीएफ की वैल्यू हो जाएगी इस स्पैन में 1/2 पाई। अब cos x का मतलब क्या है, देखिए y इज इक्वल टू cos x, x लेते हैं y लेते हैं, तो cos x का मतलब है कि अगर हम x की वैल्यू तो माइनस पाई और पाई के बीच में है, तो x की वैल्यू इसके आगे नहीं जा सकती है। तो इस स्पैन में y की वैल्यू क्या हो जाएगी, कुछ इस तरह से, माइनस पाई और पाई के बीच में cos फंक्शन ऐसे प्लॉट होता है, तो y की वैल्यू हमेशा 1 और -1 के बीच में होगी, बस इस बात को याद रखिएगा। if x इज वैल्यू, अगर x माइनस पाई और पाई के बीच में अगर है, तो y की वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में होगी। ठीक है, तो y विल वैरी बिटवीन -1 एंड 1, इसके बाहर नहीं जाएगा। नाउ how will you find the PDF of y? Now what is y? Y is equal to cos x. Now what is dy by dx? This is equal to g dash x. This is equal to sin x. नहीं, minus sin x. So this is equal to minus root over 1 minus y square. हमें y के टर्म्स में लेना है फाइनली। ठीक है, अब हम आगे करते हैं। अब देखिए व्हाट इज एफ वाई वाई। अच्छा अब यहाँ पर देखिए, यही तो बताने भूल गया आपको, यहाँ पे दो वैल्यूज है, दिस इज x1 एंड दिस इज x2, एंड फॉर दीज टू वैल्यूज ऑफ x यू आर हैविंग द सेम वैल्यू ऑफ y। तो एफ बाई वाई आप निकालेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू एफ एक्स x1 डिवाइड बाई g डैश x1 इज इक्वल टू g इनवर्स y प्लस मॉड कर दीजिए यहाँ पे, मॉड ऑफ g डैश x1 एफ एक्स x2 डिवाइड बाई मॉड ऑफ g डैश x2 for x2 is equal to g inverse y। तो अब देखिए एफ एक्स x1 कितना है, दिस इज इक्वल टू 1/2 पाई, इसकी वैल्यू तो फिक्स्ड है, कांस्टेंट है 1/2 पाई, डिवाइड जी डैश x1 कितना हो जाएगा, मॉड लगाइएगा तो अगर आप इनवर्स फंक्शन लीजिएगा तो दिस इज सिंपली इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1/2 पाई रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू 1/2 पाई प्लस 1/2 पाई यानी 1 बाई पाई रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो एफ वाई वाई जो होगा, देखो 1 इज द लिमिटिंग केस, सो दिस विल बी, ये कहां से -1 से 1 के बीच वेरी कर रहा है, हम ऐसे लिख सकते हैं -1 और 1 के बीच में, इक्वालिटी साइन नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो लिमिटिंग केस हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, 0 है इसके। अगर हम प्लॉट करना चाहें y को तो कैसे प्लॉट करेंगे एफ वाई वाई को, नाउ दिस विल वैरी बिटवीन -1 एंड 1, 0 पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/पाई हो जाएगी 0 पे वैल्यू, उसके बाद ये वैल्यू कंटिन्यूसली बढ़ती चली जाएगी दोनों साइड पे। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये जो रैंडम वेरिएबल था यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, ट्रांसफॉर्म कर दिए तो रैंडम वेरिएबल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं मिल रहा है। क्यों, क्योंकि ये जो रिलेशनशिप है, दिस रिलेशनशिप इज नॉट लीनियर, ये लीनियर रिलेशनशिप नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब इसके आगे हमें जो है क्या निकालना, मीन वेरिएंस निकालना है। हाउ विल यू ऑब्टेन द मीन वैल्यू, पहले एक बार दोबारा लिख लेते हैं, एफ पाई पाई इज इक्वल टू 1/पाई रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर और y lying between -1 and 1 and 0 elsewhere। और ये जो प्लॉट था उसे भी दोबारा कर लेते हैं।
Now how will you calculate the mean? देखो स्ट्रेट अवे आप कह सकते हैं कि मीन इज 0 ड्यू टू सिमेट्रिसिटी। ऑरिजिन के क्रॉस ये सिमेट्रिक है, 0 के क्रॉस सिमेट्रिक है तो मीन 0। अगर आप फंक्शन के फॉर्म में निकालना भी चाहते हैं तो मी वाई विल बी इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, क्या हो जाएगा वाई एफ वाई वाई डी वाई। सो दिस इज इक्वल टू, बोलिए क्या होगा, -1 to 1 y into 1 upon pi root over 1 minus y square dy। now this is equal to 0, क्यों? क्योंकि this is not function, y odd है, ये even है, overall this is a not function, तो ये 0 हो जाएगा। now what is ey square? okay. अच्छा, आपका एक होमवर्क रहेगा कि आप ये देखिए कि एरिया अंडर द कर्व 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आप निकाल लीजिएगा। ey square this will be equal to -1 to 1 y square, हम एक्सप्रेशन पूरा नहीं लिख रहे हैं, 1 upon pi root over 1 minus pi square dy। now this is an even function, so this will be equal to 1 upon pi को बाहर ले लेते, 2 कर लेते, 0 से 1 हो जाएगा, y square dy upon root over 1 minus pi square। अब यहाँ पे आपके इंटीग्रेशन के स्किल्स है वो काम आएगी। तो कैसे इंटीग्रेट करते हैं इस तरह के फंक्शंस को? लेट y is equal to sin theta, this implies dy is equal to cos theta d theta। जब 0 है तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, 1 है तो थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 हो जाएगी। सो दिस इंप्लाइज ey square this is equal to 2 upon pi 0 to pi by 2। आगे क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर को क्या लिखेंगे हम, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई, ये सिंपली कॉस थीटा बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट, और ये हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा को आप इंटीग्रेट कीजिए एंड द लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to pi by 2। तो देखो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली कल की क्लास हमने डिस्कस किया था, ये गामा फंक्शन के टर्म से हम निकाल सकते हैं, दिस विल बी गामा 2 plus 1 by 2 into gamma 0 plus 1 by 2 divided by 2 into gamma 2 plus 0 plus 2 by 2। तो दिस विल बी इक्वल टू 2 अपॉन पाई, ये क्या होगा 2 plus 1 3 by 2 यानी कि 1 by 2 रूट पाई हो गया, 1 by 2 मतलब क्या हो गया रूट पाई हो गया, डिवाइड बाई 2 इंटू ये 2 plus 2 4 by 2 यानी कि गामा 2 इज इक्वल टू 1 हो जाता है। So this 2 and this 2 will get cancelled out, this pi and this pi will get cancelled out, so this is equal to 1 by 2। इसका मतलब क्या हुआ कि ey square is equal to 1 by 2 and what will be sigma y square, this will be same as ey square। why? because the mean is 0। अगर mean 0 हो, mean 0 होगा तो वेरिएंस जो और मीन स्क्वायर वैल्यू दोनों वैल्यू सेम हो जाएगी, तो सिग्मा y square is equal to ey square that is equal to half। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गिवन f(x) is equal to n01, मतलब क्या हुआ कि ये दिस इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है और आपको दिया हुआ है कि y is equal to mod of x। देखिए ये भी जो है एक लीनियर ग्राफ नहीं है, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा दिस विल बी मेनी टू वन ट्रांसफॉर्मेशन। मॉड ऑफ x का मतलब क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से हो रहा है, इसका मतलब हो गया y is equal to x for x greater than 0 and minus x for x less than 0। और यहाँ पर x की दो वैल्यू के लिए y की सेम वैल्यू होगी। ठीक है, n01 है, x कहां से कहां वेरी कर रहा है, x इज वेरिंग फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, सो y कैन वेरी फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। ठीक है, ये जो y होगा दिस विल वेरी फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, y की वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकती। अब यहाँ पर हम देखते हैं व्हाट विल बी dy by dx, और dy by dx this will be equal to 1 for x greater than 0 and minus 1 for x less than 0। so what will be fy by,
this is equal to fx x1 for divide by g dash x1. x1 is equal to g inverse y plus fx x2 divided by g dash x2, यहाँ पे मॉड भी लगाना होगा, x2 is equal to g inverse y. अब देखिए यहां पर अगर हम देखें इनवर्स लीजिएगा तो x इज इक्वल टू वाई हो जाएगा फॉर x ग्रेटर देन 0 और निगेटिव वैल्यूज ऑफ x के लिए x इज इक्वल टू माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप g इनवर्स y लीजिएगा, g इनवर्स y लीजिएगा तो दिस विल बी इक्वल टू हो जाएगा y फॉर x ग्रेटर देन 0 एंड सॉरी इसको आप ऐसे लेंगे, ठीक है, एंड माइनस वाई फॉर x लेस देन 0। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू एफ एक्स, यहाँ तो सिंपली y, अगर हम पहला वाला फंक्शन ले लेते हैं निगेटिव वाला तो ये हो जाएगा माइनस वाई डिवाइड बाई दिस इज मॉड ऑफ माइनस वन प्लस एफ एक्स वाई डिवाइड बाई मॉड ऑफ वन, तो दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 पाई ई एस टू पावर माइनस, देखो एक्स स्क्वायर था, एक्स की जगह माइनस वाई कर दोगे अगेन यू विल गेट वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 पाई ई रेस्ट टू पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2। अब जो इंटरेस्टिंग चीज है हम उसे देखेंगे, तो दिस इंप्लाइज एफ वाई वाई और दिस विल बी इक्वल टू, दोनों का सम ले लीजिए तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन रूट 2 पाई यानी कि रूट ओवर 2 पाई हो जाएगा ई रेस्ट टू पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, so this is equal to root over 2 upon pi e raised to power minus y square by 2 for y greater than 0 and 0 for y less than 0। इस चीज को याद रखिएगा, this is defined only for y greater than 0। अब this is not normal distribution, ये सिंपली क्या हो रहा है कि हम जो है जो निगेटिव साइड जो था उसको हम पॉजिटिव साइड में जाके ऐड कर दिए, तो दिस विल बी लाइक दिस। देखो यहाँ पर अगर हम लेते हैं और नेगेटिव वैल्यूज ऑफ y तो ये तो जीरो हो जाएगा और पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ y के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगी वैल्यू आ जाएगी रूट ओवर 2 अपॉन पाई एंड इट विल गो लाइक दिस। तो ये गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, और गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो इसका रिलेशनशिप है, जो मैपिंग हमने किया है, दिस इज नॉट अ लीनियर मैपिंग, तो चूंकि ये लीनियर नहीं है इसलिए यहाँ पर हमें जो मिल रहा है, हमें जो पीडीएफ मिल रहा है y का, वो सेम गॉसियन फंक्शन हमें नहीं मिल रहा है। तो उम्मीद करते हैं ये सब समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, अब हम लोग कुछ गेट के क्वेश्चंस देख लेते हैं और तो यहाँ पे हम लोग कुछ गेट के क्वेश्चंस देखते हैं। सो दिस वाज अ क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड इन 2003। देखो कुछ क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तो ऑब्वियसली इस क्वेश्चन पे हम वापस नहीं जाएंगे। तो ये कह रहा है कि कह रहा है कि x एंड y टू स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट, देखो स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स का मतलब ये होता है
कि एक रैंडम वेरिएबल का दूसरे रैंडम वेरिएबल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ठीक है। द पीडीएफ ऑफ द टू आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेंजेस -1 से 1 एंड -2 से 1। तो हम दोनों को पहले प्लॉट कर लेते हैं। तो अगर हम एफ एक्स एक्स का प्लॉट करें तो ये है -1 से 1 के बीच में, ऑब्वियसली ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और एफ बाई वाई की बात करें तो ये लाई कर रहा है -2 से 1 के बीच में, तो ऑब्वियसली ये 1/3 हो जाएगा। अब z बोल रहा है कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो व्हाट विल बी एफ जेड जेड, दिस इज इक्वल टू एफ एक्स पीडीएफ ऑफ एक्स कॉन्वोल्यूशन विद पीडीएफ ऑफ वाई। आप दोनों को कन्वॉल्व कर दीजिए, आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? हम्म आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? ये -3 से शुरू होगा, कहां तक जाएगा? 2 तक जाएगा, ठीक है। और ये ट्रायंगुलर नहीं होगा, दिस विल बी ट्रेपेजॉइडल। तो देखो यहाँ पर इसका स्पैन कितना है, इसका स्पैन है 2, t1 इज इक्वल टू 2। इसका स्पैन कितना है, इसका स्पैन है 3, इसका स्पैन कितना हो गया 5, तो 2.5 ये यहाँ पर सेंटर आएगा। तो व्हाट इज t2 माइनस t1, दिस इज इक्वल टू 1। तो 0.5 इधर और 0.5 इधर, और ये यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, ठीक है। तो ये वाला जो फ्लैट पोर्शन होगा ये जाएगा -1 से 0 तक, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, ये वैल्यू दिस विल बी 1/2 इंटू 1/3 इंटू, दोनों में छोटा कौन है, ये है, इंटू 2 हो जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू 1/3। अब आपसे कह क्या रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट z इज लेस देन और इक्वल टू -1, ठीक है। तो दिस इज सिंपली इक्वल टू -∞ टू -1 एफ जेड जेड डी जेड। आप -∞, तो देखो -3 के पहले चाहिए 0 ही है, तो -3 से लेके -1 तक की जो वैल्यू आ रही है, आप एरिया अंडर द कर्व निकाल लीजिए, एरिया अंडर दिस कर्व आप निकाल लीजिए, आपको ये प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। तो एरिया अंडर द कर्व क्या हो जाए, देखो इसकी हाइट हमें मालूम है, इसकी हाइट 1/3 है, इसकी विड्थ हमें मालूम है, इसकी विड्थ कितनी है 2 है। तो व्हाट विल बी देयर, 1/3 है। what will the area of this triangle, half into 2 into 1/3, so this is simply equal to 1/3 answer. So option C is correct. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, हम लोग ये पढ़ भी चुके थे, अभी किसे किस तरह से सॉल्व करना है, देखिए कितना आसानी से हो गया। अगर आपको सिंपली कॉन्वोल्यूशन मालूम है कि दो रेक्टेंगुलर फंक्शन को कॉन्वोल्यूशन कैसे करते हैं, और वो भी हमने ट्रिक से निकाला, पूरा कन्वॉल्व करके नहीं निकाला। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नाउ दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2005, an output of a communication channel is a random variable v। देखो अब ये आउटपुट ऑफ ए कम्युनिकेशन चैनल से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि ये एक रैंडम वेरिएबल v है। ये प्रायोरिटी डेंसिटी फंक्शन, ये प्रायोरिटी डेंसिटी फंक्शन मतलब एफ वी, जिसको हम लोग नोट करते हैं, उसको सिंपली से पीवी का है द मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ v। तो पहले तो आप k की वैल्यू निकालिए, k की वैल्यू कैसे निकालने का, एरिया अंडर द कर्व मस्ट बी यूनिटी, ठीक है। आपको निकालना मीन स्क्वायर वैल्यू, लेकिन पहले आपको k निकालना होगा। तो एरिया अंडर द कर्व क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 4 इंटू k, दिस मस्ट बी यूनिटी, तो दिस इंप्लाइज k इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2, तो k इज इक्वल टू 1/2 आ गया। अब अगर k इज इक्वल टू 1/2 है, तो हाउ विल यू राइट द इक्वेशन, पीवी का इक्वेशन, ये एफ वी कहिए या इसको पीवी कहिए, इसका इक्वेशन कैसे लिखिएगा। हाँ, दिस इज सिंपली इक्वल टू y इज इक्वल टू mx, इस फॉर्म का इक्वेशन है। m क्या हो जाएगा इसमें, m विल बी इक्वल टू k/4,
स्लोप इसका क्या हो जाएगा, y बाई एक्स, तो y इज k बाई 4, तो k बाई 4 का मतलब हो जाएगा 1/2/4 इंटू v फॉर v lying between 0 and 4 and 0 elsewhere. Yeah, this implies FVV. Now this is equal to v by 8 for v lying between 0 and 4 and 0 elsewhere. Now what will be E v square? This is simply equal to कितना हो जाएगा बताइए। देखो लिमिट हमारा 0 से 4 तक रह जाएगा, v स्क्वायर इंटू, अब एफ वी की वैल्यू पुट कर देते हैं सिंपली हम, v बाई 8 dv, तो दिस इज इक्वल टू 1/8 0 to 4 v cube dv, तो दिस इज इक्वल टू 1/8 v raised to power 4/4 0 to 4, तो 1/8 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 बाई 4, एक 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू 8. So the answer is C. ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पर जो फंक्शन दे रखा है, ये फंक्शन दे रखा है आपका स्टेप फंक्शन की फॉर्म में। सर क्लास लेना है, थोड़ी देर में कॉल करते हैं आपको, ठीक है। ठीक है, तो ये जो दे रखा है, ये जो f(x) दे रखा है, अगर हम इसे ड्रॉ करें तो क्या हो जाएगा, दिस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन -5 and 5, तो -5 से 5 के बीच में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, -5 से 5 के बीच इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इट इज 1/10। ऑब्वियसली स्पैन 10 का है, 1/10 एरिया अंडर द कर्व इज 1। अच्छा ठीक है, is a unit step function is passed through a transformation given the figure, the probability density function transform variable y would be। देखो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि y की सिर्फ दो वैल्यू है, y की वैल्यू या तो 0 है, y की वैल्यू या तो 1 है, y हैज ओनली टू वैल्यूज 0 और 1। तो जो x हमारे पास है, ये ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से हो रहा है, ये x है और ये y है, तो y is having only two values 0 and 1, और x की वैल्यू कहां से कहां वेरी कर रही है, -5 से +5 तक वेरी कर रही है, और इसमें ये कह रहा है कि -2.5 से +2.5 तक की जो मैपिंग की है हमने, ये मैपिंग कर रखी है -2.5 से +2.5 तक की जो मैपिंग है ये 1 से कर रखी है, और रेस्ट की जो मैपिंग है वो 0 से है। समझ में आ रहा है, तो पूछ रहा है द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ द ट्रांसफॉर्म रैंडम वेरिएबल y वुड बी, तो ये जो y है, y इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। आपको मैंने बताया था ना कि अगर डिस्क्रीट पे आपको कोई मैपिंग हो रही है तो ये किस तरह का रैंडम वेरिएबल हो जाएगा, देखो x इज अ कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल बट y इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का हम अगर बात करते हैं, अगर हम बात करें कि उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या है, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कैसे लिखा जाता है, सम ऑफ वेटेड इंपल्स फंक्शंस के फॉर्म में। तो एफ बाई वाई जो होगा, y इज इक्वल टू 0 को डिनोट करने के लिए हमें डेल्टा y लिखना होगा प्लस विथ सम कांस्टेंट, लेट अस कॉल इट एज k1, और k2 डेल्टा y इज इक्वल टू 1 को डिनोट करने के लिए y माइनस 1 करना होगा। k1 k2 क्या हो जाएगा, दीज आर द प्रोबेबिलिटीज ऑफ अकरेंस ऑफ 1 एंड 0 रिस्पेक्टिवली। ये क्या है, k1 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ 0, इसका हम k0 कर देते हैं, k1 कर देते हैं, और k1 क्या है, k0 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ 0 एंड k1 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ 1। तो हम 1 निकाल लेते हैं, 1 आसान है, तो k1 क्या हो जाएगा,
K1 is simply equal to probability of occurrence of 1. This is equal to 1 कब मिल रहा है? जब x की वैल्यू -2.5 से +2.5 के बीच में है। तो -2.5 से 2.5 के बीच में है fxx dx। ठीक है, तो ये यहां से यहां तक -2.5 से +2.5 के बीच में प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस आपको निकालना है। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 जो हो जाएगा, दिस इज सिंपली इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/10 इंटू ये स्पैन कितना 5 का है, तो 1/10 इंटू 5 दिस इज इक्वल टू 0.5 और 1/2। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 1/2। तो व्हाट विल बी प्रोबेबिलिटी k नॉट? दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ 0। नाउ दिस इज इक्वल टू 1 - p1, so this is again equal to 1/2। तो हम यहां पे लिख सकते हैं दिस implies fyy this is equal to 1/2 delta y plus 1/2 delta y minus 1। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, तो इसमें जो कैच है क्वेश्चन में वो बस यही है, आप y को देखिए, y को देख के समझ में आ रहा है कि y कैन टेक ओनली टू वैल्यूज, either 0 or 1, and y is 1 only if x is lying between -2.5 and +2.5। सर अब आप छोड़ दीजिए आज। गौरव इज राइटिंग, सर आप छोड़ दीजिए आज। ठीक है, जितना आप लोग इजीली कर सकते हैं हम उतना ही करेंगे। तो यहाँ पे हम क्लास ड्रॉप कर सकते हैं एज पर योर रिक्वेस्ट, बट यू विल हैव टू मेक अ प्रॉमिस कि कल जब क्लास लेंगे, कल भी हम लोग इसी टाइम पे लेंगे, और नहीं तो थोड़ा पहले भी ले सकते हैं, आप लोग बता दीजिएगा। आप अपने मतलब वी कैन हैव अ क्लास आफ्टर 6 टुमारो, लेकिन आप बताइएगा आप कंफर्टेबल है कि नहीं, वरना साथ पे ही रख लेंगे। और आपको एक प्रॉमिस करना होगा कि आप लोग जो है कल जब क्लास के लिए आइएगा तो आप लोग पढ़ कर आइएगा।